इसे बहुत अजीब सा लग रहा है, अलग सा लग रहा है, तन्हा अकेला लग रहा है, ही कम्प्लीटली इसकी बॉडी में भी उसको कोई सेंसेस नजर नहीं आ रहे हैं। नाउ द पोएट डज नॉट हैव एनी ह्यूमन फियर्स लाइक लॉस, डेथ एक्सेट्रा। अब किसी चीज का डर ही नहीं। फोर्स कोर्स राइमिंग है, सीज ट्रीज राइमिंग है, ऐसे ही समझे कि नहीं बात। तो इस प्रकार से आपको जब स्टैंजा दे दिया जाएगा तो आप उसकी राइम स्कीम बना सकते हो। तो उसको पहले तो लगा मैंने इसको काम दिया है, बट फिर उसको थोड़ा बुरा भी लगा कि मैंने इतनी ठंड में एक भिखारी को जो बहुत कमजोर है ना, उसको मैंने ठंड में काम करने को दिया है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बहुत ही तेजी से हमारा सिलेबस फिनिश होने ही वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी की। जिंदगी का कभी कोई भरोसा नहीं होता। बिना कोई चिट्ठी दिए, बिना कोई संदेश दिए आपका लव्ड वन आपसे दूर चला जाता है, एंड वी नेवर नो कि कब किसकी लाइफ में क्या हो जाए। तो बहुत ही सेंसिटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है जिसमें आप अपने लव्ड वन को खो देते हो, सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना बुरा लगता है, कितनी ठेस पहुंचती है दिल को जब आपको ये पता चले कि आपका अपना, आपका कोई प्यारा, योर लव्ड वन हैव लेफ्ट यू फॉर एवर एंड ही इज नेवर गोइंग टू कम बैक। सो उस फीलिंग को जताने के लिए कैसा लगता है तब, उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है ये, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। बहुत ही बढ़िया पोएम जिसे आज हम करने वाले हैं, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। मतलब स्लम्बर मतलब एक नींद, किसी की एक नींद मेरी सोल को, मेरी स्पिरिट को कैद कर गई। तो बहुत ही प्यारी और उम्दा पोएम ये है जिसे आज हम करने वाले हैं। और फिर हम बात करेंगे मोमेंट्स का लेसन जो कि होगा द बेगर। तो बड़ा ही इजी सा ये लेसन है द बेगर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एक बेगर, एक भिखारी की है कहानी। ओके, उसकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं। तो कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है ये हमें जानना होगा। कोई इसकी मदद करेगा क्या? ओके, लेट्स फाइंड आउट। सो वी विल बी कंप्लीटिंग बोथ ऑफ देम। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी पोएम है, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ओके, डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका मैं आपको दे दूंगी ताकि एग्जाम में गलती की कोई भी गुंजाइश ना बचे। ओके, इन डिटेल वी विल स्टडी दिस पोएम। क्योंकि लेसन्स का क्या होता है ना, रिवीजन के टाइम पे समरी हम कर ले, कैरेक्टर स्केच हम कर ले, इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर ले तो बात बन जाएगी। पर पोएम्स के केस में क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पोएम का कोई भी स्टैंजा उठा के आपसे चीज़ें पूछी जा सकती है, इसीलिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि रिवीजन के टाइम पे एनसीईआरटी में जो पोएम दे रखी है उसकी प्रॉपर रीडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी बात के साथ शुरू करते हैं हमारी पहली पोएम जिसे मैंने कहा, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर का मतलब क्या है पता होना चाहिए बेटा। स्लम्बर मतलब स्लीप, किसी की नींद, एक ऐसी नींद जिससे वो कभी उठने वाले हैं, नींद कभी नहीं खुलने वाली है। ओके, और स्पिरिट मतलब सोल, आपकी आत्मा। तो कोई गुजर गया, कोई एक लंबी नींद में चला गया और उसकी नींद की वजह से मेरी सोल कैद हो गई है। माई सोल, ठीक है, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, किसी की नींद मतलब किसी के चले जाने की वजह से मेरी जो आत्मा है, मैं जो हूँ कैद हो गया हूँ। आई एम फीलिंग वेरी 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 लॉस्ट। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है। स्लम्बर और स्पिरिट का मतलब आप समझिए। सील मतलब सील होते जाना, बिल्कुल लॉक हो जाना, बंद हो जाना। ओके, सील बंद हो गई, ऐसे कहते हैं ना, हम कंप्लीटली लॉक्ड, अब वो खुल ही नहीं रही है, ऐसे सील बंद हो गई है। सो ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो आई होप अब इस पोएम का मतलब आपको समझ आया है कि किसी की गहरी नींद में जाने की वजह से, ऐसी नींद जिससे वो कभी वापस नहीं आएगा, किसी के गहरी नींद में जाने की वजह से मेरी सोल यहाँ पर कैद हो गई है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे पोएट। इतनी उम्दा बात कहने वाले पोएट है कौन भला? सो हु इज दिस ग्रेट पोएट हु हैव टच सच अ सेंसिटिव टॉपिक? तो बता दिया जाए आपको कौन है ये है विलियम वर्ड्सवर्थ, अ वेरी वेरी फेमस पोएट। ओके, ही वाज बोर्न इन 1770। ब्रिलियंट है ये पोएट, मतलब बहुत ही बात ब्रिलियंट है, क्योंकि इन्होंने ब्रिटेन्स पोएट लॉरेट भी कमाया है। तो बहुत सारे अवार्ड्स और प्राइजेस इन्होंने कमाए हैं। तो याद रखिएगा, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील के पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ। WW याद रहेगा, इजी है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ। शुरू करते हैं पहले स्टैंजा से। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, पहली ही लाइन हमारी पोएम की टाइटल है, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स।
जो पोएट है कहते मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, को जो होगा देखा जाएगा, बड़ा बिंदास एटीट्यूड था मेरा। बट मुझे कुछ ऐसा फील हो गया जिसकी वजह से अब मैं उससे निकल ही नहीं पा रहा हूँ। देखिए, शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स। वो जो लड़की है जो गुजर गई है, ठीक है, लड़की है जो चली गई, शी सीम टू बी अ थिंग दैट कुड नॉट फील। अब ऐसा लग रहा है वो मेरी लव्ड वन, उसे देखकर शी सीम्ड कि वो कुछ फील ही नहीं कर पा रही है। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान, एक ह्यूमन फील करना चाहिए, वो सब कुछ ये फील नहीं कर रही है। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स मतलब जो हमारा बॉडी का एक नॉर्मल टेंडेंसी होता है जीते वक्त, द टच, खाना पीना, हवा, रहना सहना, वो सब कुछ वो फील ही नहीं कर पा रही है। समझ रहे हो आप? तो इस स्टैंजा को समझने की कोशिश कीजिए बेटा। यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ, मतलब वो दुख में है, वो तकलीफ में है, क्योंकि उसने उसकी लव्ड वन की डेड बॉडी सामने देखी है, वो कुछ फील ही नहीं कर रही है। ओके, द ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, उसकी प्यारी दिल की दुलारी कोई लव्ड वन चली गई है इस दुनिया से, और उसका दुख ये जता रहे हैं। He says that he is so shocked by the death of a loved one, वो इतने ज्यादा शॉक हो गए हैं किसी प्यारे की डेथ की वजह से, that he feels that his soul has gone into a deep sleep। इसे लग रहा है वो तो चली गई और मेरी सोल को बंद कर गई कहीं। ओके, he has become completely numb and senseless। तो उसके जाने की वजह से जो पोएट है वो बिल्कुल कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हैं। ही कंप्लीटली फील्स नम एंड सेंसलेस, मतलब जब ये लॉस हम ना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि हमें कैसा लगता है, ठीक है, वो चली गई है और अब इसे बहुत अजीब सा लग रहा है, अलग सा लग रहा है, तन्हा अकेला लग रहा है। ही कंप्लीटली, इसकी बॉडी में भी उसको कोई सेंसेस नजर नहीं आ रहे हैं। नाउ द पोएट डज नॉट हैव एनी ह्यूमन फियर्स लाइक लॉस, डेथ एक्सेट्रा। अब किसी चीज का डर ही नहीं है, अब किसी चीज का डर ही नहीं है, ना लॉस का ना डेथ का। सो आफ्टर हर डेथ शी सीम्स टू हिम लाइक ए थिंग हु कैन नॉट फील एनीथिंग प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। तो आप समझ रहे हो, जैसे कि मैंने कहा, उस लड़की के डेथ के बाद उसको लग रहा है वो लड़की अब कुछ फील ही नहीं कर पा रही है। जैसे कि मैंने कहा, वो लड़की क्योंकि ह्यूमनली अर्ली इमोशंस को फील नहीं कर पा रही है, बिल्कुल उसमें जान नहीं बची है, उसकी वजह से, उसकी जान को जाने की वजह से ये जो पोएट है ये नम, सेंसलेस, अकेला, तन्हा, लॉस्ट फील कर रहा है। तो बहुत सारे इमोशंस है, ओके, बहुत सारे जो डर होते हैं इंसान को, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं बच कर रहा हूँ, कोई डर नहीं। समझ रहे हो, आपको कुछ फीलिंग ही नहीं है इसमें। She is not affected by the physical existence of humans, including human fears and time. He is beloved, passed away peacefully, leaving everything behind. अब इसको इस दुनियादारी की, यहाँ पर क्या होने वाला है, किस चीज़ की कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस लड़की को, क्योंकि सब कुछ छोड़ के चली गई है। And he is feeling very sad, उसका दुख आपको समझना होगा। His beloved passed peacefully, leaving everything behind। वो तो चली गई सब कुछ छोड़कर गहरी नींद में, पर यहाँ पर दुनियादारी, हम लोग, द लव्ड वंस जो उसके प्यारे थे, उनका क्या हाल होगा। तो पहले स्टैंजा में आप समझ रहे हो बेटा, बात ये है कि यहाँ पर पोएट दुख जता रहे हैं अपने लव्ड वन के चले जाने की वजह से। वो देख पा रहे हैं कि अब उस लव्ड वन में कोई इमोशंस नहीं बचे हैं, कोई अर्थली, मतलब वो जो नॉर्मल एक जिंदा इंसान की जो सारी चीजें वो करता है वो सब कुछ नहीं है, वो कुछ फील नहीं कर रही है, उस वजह से वो चली गई है गहरी नींद में। पोएट जो है वो क्या फील कर रहे हैं, वो नम फील कर रहे हैं, सेंसलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है उनकी जो सोल है वो कहीं बंद हो गई है, कैद हो गई है, उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो किसी के सोल की चले जाने की वजह से इस बंदे की सोल यहाँ पर कैद हो गई है। ये नम फील कर रहा है, सेंसलेस फील कर रहा है, दुख फील कर रहा है, और मतलब उसको अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समझ रहे हो आप? नथिंग आफ्टर हर डेथ, इट सीम्स दैट उसमें जो इमोशंस नहीं बचे, उसमें जो जान नहीं बची है, उस वजह से इसमें भी कुछ खत्म सा हो गया है। समझ रहे हो आप? फिजिकल एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन से, दुनियादारी से उसकी जान वो चली गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पीसफुली चली गई, और यहाँ इसे पोएट को बिल्कुल ही तन्हा अकेला छोड़ गई, जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा उदास है, दुख में है, तकलीफ में है। सो आई होप समझ रहा हो कि यहाँ पर उसके लव्ड वन के जाने की वजह से ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है, दुख में है हमारे पोएट। आगे बढ़िए। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है ये। अब उसका क्या हुआ, जो चला जाता है उसका क्या होता है? कोई मोशन नहीं, कोई फोर्स नहीं, कुछ आप हिला नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, नथिंग।
एंड शी नाइदर हियर्स नॉट सी, ना वो सुन सकती है ना वो देख सकती है कि यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है. रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स. डायरनल मतलब डेली, रेगुलर. जो रोज का जो कोर्स होता है, जैसे क्या होता है बेटा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. प्लांट्स, रॉक्स, जो अपनी रोज की जिंदगी है, जो अर्थ की जो रोज का एक रेगुलर कोर्स है, विथ रॉक्स, विथ स्टोन्स, विथ ट्रीज, ये अब उसमें मिट्टी में मिल गई है, उसमें चली गई है. समझ रहे हो आप यहाँ पर? तो दुख पोएट का बहुत ज्यादा है, वो अपना दुख बता रहा है, और अब ये बता रहा है कि वो कहाँ गई. Where did she go? She has no motion, she can't hear, she can't see. And yes, अब वो अर्थ की जो रेगुलर जो कोर्सेस होते हैं, विथ रॉक्स, विथ स्टोन्स, विथ ट्रीज, वो मिट्टी में मिल गई है. समझ रहे हो? बहुत बढ़िया तरीके से स्टैंजा में समझाया जाता है दैट देयर इज नो मोशन लेफ्ट इन हिज बिलव्ड बॉडी एज डेथ हैज कम ओवर. क्योंकि मौत आ गई है उस लड़की पर, तो अब उसकी बॉडी में कोई मोशन नहीं है. शी हैज नो लाइफ फोर्स इन हर बॉडी ड्यू टू डेथ. कोई फोर्स नहीं है लाइफ का उसकी बॉडी में, क्योंकि वो मर गई. शी नाइदर हियर, ना वो सुन सकती है. She neither hear nor she can see anything. She has become earth-like, जैसे rotating around the sun every day. She is now a part of the tree, rocks and stones that also move along with the earth. अब वो अर्थ में हिस्सा बन गई है, पार्ट बन गई है, ट्री का, रॉक्स का, स्टोन्स का, है ना. जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो वो रेगुलर एक्टिविटी जो अर्थ की होती है, डेली का जो कोर्स होता है, अब वो हमारी तरफ नहीं बल्कि अर्थ की रेगुलर एक्टिविटीज में चली गई है. वो किसी रॉक का हिस्सा हो सकती है, किसी ट्री का हिस्सा हो सकती है, मिट्टी में मिल गई है ना. So she has become a part of nature itself. So वो nature का part बन गई है. And is immortal and unforgettable for the poet. Immortal का मतलब होता है बेटा अमर. वैसे तो वो मर गई है, पर पोएट के लिए वो अमर है, वो हमेशा उसके साथ है. अनफॉरगेटेबल है, वो भूल ही नहीं सकता उस लड़की को. So the poet seems to play a glowing tribute to his beloved in uplifting his beloved to the cosmic level. तो जब कोई चला जाता है ना, तो मतलब लोग पता नहीं दुख जताते रहते हैं, क्या कुछ कहते रहते, पर पोएट ने एक ट्रिब्यूट दिया है कि अब वो कहाँ गई है, उसी के आसपास है. अर्थ के कॉस्मिक लेवल मतलब मैं वो है यहीं कहीं, ट्रीज में, रॉक्स में, स्टोन्स में, मिट्टी में, अर्थ की रेगुलर एक्टिविटीज में, यही है कहीं. तो बहुत बड़ी बात है ये. द पोएट इमोर्टलाइजेस, अमर कर रहा है वो हिज बिलव्ड इन मेकिंग हर मर्ज विद द कॉस्मिक फोर्स. तो जो इसने ये बहुत बड़ी बात कही कि इसकी बिलव्ड जो है इन्हीं कॉस्मिक फोर्सेस में है, यहीं पर उसके आसपास है. तो एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है ये कि वो कहीं नहीं गई है, वो यहीं है. हाँ, उसमें लाइफ नहीं है, वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, उसमें फोर्स नहीं है लाइफ का, वो कुछ नहीं कर सकती. बट येस, स्टिल शी इज अराउंड इन दिस अर्थ रेगुलर एक्टिविटीज. किसी पत्थर में, किसी स्टोन में, किसी रॉक में, किसी पेड़ में, वो मिट्टी में जरूर मिल गई है, पर इन कॉस्मिक फोर्सेस में, अर्थ के रेगुलर कोर्सेस में वो इन्वॉल्व है. देखा कितनी बड़ी बात है ये, बहुत ही बड़ी. अब बात करें, ये पोयम इन 2 स्टैंजास की छोटी सी ये पोयम है, जिसका बहुत गहरा मतलब है अगर हम देखा जाए तो. सो स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टील, ये क्या हो रहा है बेटा, अगर आप गौर से देखें इन दोनों स्टैंजास में आप समझ पाओगे कि साफ साफ यहाँ पर किसी के जाने का दुख जताया जा रहा है, और जब वो चली गई है, उसमें जान नहीं बची है, वो तो पीसफुली इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, पर उसके प्यारे लोग जो उससे प्यार करते हैं वो कैसा फील करेंगे. तो यहाँ पर पोएट बहुत दुखी फील कर रहा है, नम फील कर रहा है, सेंसलेस फील कर रहा है. अब उसे किसी चीज का डर नहीं है, जो होना है हो जाए. ओके, सो इज फीलिंग वेरी लो. तो इस पोएम में जब वो गुजरने के बाद उसका क्या होगा, उसका भी बहुत बढ़िया एक ट्रिब्यूट पोएट ने दिया है कि वो यहीं मौजूद है इन कॉस्मिक फोर्सेस में. तो पहले स्टैंजा में अगर हम देखो बेटा, सील, फियर्स, फील, ईयर्स. मैंने आखिरी वर्ड उठा दिया हर लाइन का, और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर राइम स्कीम नजर आते हुए. तो सील ए, सील और फियर्स बिल्कुल राइमिंग नहीं है तो बी दे दिया मैंने. फील और सील राइमिंग है तो ए. फियर्स और ईयर्स राइमिंग है इसीलिए बी. ए बी विल बी द राइम स्कीम. तो राइम स्कीम को ऐसे ही बनाया जाता है. जिस बच्चे को ना पता हो मैं बताना चाहूंगी, whenever a rhyme scheme is being asked in the question, just go for the stanza, consider the last word of each and every line of the stanza and then see whether they are rhyming or not. See whether they are rhyming or not. ठीक है, इसी प्रकार से हम राइम स्कीम बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी पोएम हो, किसी का भी स्टैंजा हो. वैसे देखो, फोर्स कोर्स राइमिंग है, सीज ट्रीज राइमिंग है, ऐसे ही समझे कि नहीं बात को. तो इस प्रकार से आपको जब स्टैंजा दे दिया जाएगा तो आप उसकी राइम स्कीम बना सकते हो. क्लियर एवरीबडी? आई होप अब आप समझ गए हैं कि राइम स्कीम कैसे बनेगी, राइट? तो इस पोएम की राइम स्कीम भी होगी ए बी. और अब हम बात करेंगे हम अगले लेसन की. और उससे पहले मैं आपसे ये बात जानना चाह रही हूँ कि आई होप आप इस पोएम के इमोशन को समझ पाए, इसकी फील ले पाए.
राइट? इसमें बस एक दुख है, एक तकलीफ है अपने लव्ड वन के चले जाने पर। तो ये जो दोनों स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन है, ये आपकी बहुत काम आने वाली है इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आप अपने ओन वर्ड्स में जब लिखोगे तो ये आपके काम आएगी। क्लियर? वो चली तो गई है पर इसके मन में अमर है, इमॉर्टल। अमर का मतलब होता है इमॉर्टल इंग्लिश में, ठीक है? सो यू हैव टू यूज सच वर्ड्स। ट्रिब्यूट दिया है उसने कॉस्मिक फोर्सेस में उस लड़की की, अभी भी वो है ये बोलकर। सो ये बातों को आपको एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा। ओके? सो ये कैसा फील करते हैं उसके गुजरने पर, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? और उस बॉडी के बारे में वो क्या कहता है, उस लड़की के बारे में वो क्या कहता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो बहुत ही उम्दा ये पोएम है, द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। आई होप अब आप इस पोएम को जस्टिफाई कर पा रहे हो और इसकी मीनिंग को समझ पा रहे हो। क्लियर एवरीबडी? So now we have completed the slumber did my spirit seal and we are going to discuss the other part, the second part of the lesson, मतलब जिसका हम जिक्र कर रहे थे, second part of this lecture, जो कि होगा the beggar. The beggar. तो यहाँ पर एक beggar है, ठीक है? एक beggar है। तो ये भिखारी जो है ये भीख मांग रहा है, पर ना इसकी नीयत में थोड़ी सी जरा सी खोट है। ये सच नहीं बोलता है, ये सच नहीं बोलता है, किसी तरह अपना काम चलाने की कोशिश करता है। और कौन इसे मिलता है और इसे सुधारता है, इसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाता है, ये हमें जानना होगा। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन है वो कैरेक्टर्स, क्या कुछ हो रहा है इनके साथ, बेगर कैसे उससे मिलता है जो इसकी लाइफ चेंज कर देता है, चलिए जानते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग लेसन आई मस्ट से। ओके, आई विल बी गिविंग यू ऑल द डिटेल्स इन द नोट्स। आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, उसमें सब कुछ मौजूद होगा बेटा। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा एडवोकेट सर जी, ठीक है? एडवोकेट सर जी ये है मेन कैरेक्टर, ये वो इंसान है जो बदलाव लाएगा इसकी जिंदगी में। देखते हैं कैसे। सिर्फ यही नहीं, इससे जुड़ा हुआ एक और कैरेक्टर भी आएगा, फिर इससे जुड़ा हुआ एक और कैरेक्टर भी आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कहानी। भिखारी है, भीख मांग रहा है और एक बंदा जा रहा है और वो बंदा है एडवोकेट सर जी। तो बेगर एडवोकेट सर जी को रोक कर भीख मांगने लगता है। ही वॉज डिटेन्ड बाय ए बेगर वन डे। डिटेन्ड मतलब रोक लिया गया, ठीक है? डिटेन्ड मतलब रोकना, मतलब एक बेगर ने इसको रोक लिया। द बेगर वॉज क्राइंग टू हैव पिटी ऑन हिम। भिखारी क्या करता है, भीख मांगता है, रोता है, मुझ पर दया करो, कुछ पैसे दे दो, ऐसे। देन ही सेड दैट ही हैड नथिंग टू ईट। He had been a school teacher for 8 years, he had lost his place. तो इसने एक कहानी रची, ये कहा कि मैं ना भूखा हूँ, मुझे दे दो कुछ खाने के लिए, पैसे दे दो मुझे। मैं एक स्कूल टीचर था 8 साल तक। कितने साल तक? 8 साल तक स्कूल टीचर था और अब मेरी नौकरी चली गई है और मेरे पास अब खाने को खाना नहीं है। तो ये बात एडवोकेट सर जी सोचता है, पढ़ा लिखा बंदा भी क्यों मांग रहा है, समझ रहे हो आप? तो ये कहानी हर बंदे को नई कहानी सुना के भीख मांगता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा शातिर है, थोड़ा सा तेज है ये भिखारी। तो अब एडवोकेट सर जी के आगे इसने एक कहानी सुनाई कि मेरी नौकरी चली गई है, मैं टीचर था 8 साल तक और उसको नौकरी जाने की वजह से वो बड़ी तकलीफ में, उसको खाने पीने को देखो। बेगर को डिस्क्राइब किया गया, बेगर एक भिखारी कैसा दिखता है बेटा? ही वॉज इन रैक्स, मतलब फटे कपड़ों में। ही वॉज डल एंड विद ड्रंकन आईज, उसकी आंखें ऐसे बहुत लाल हो रखी थी पी पी के। रैक्स मतलब गरीब, फटे कपड़े, फटे हुए कपड़े। रैग्स मतलब फटे हुए कपड़े। और उसकी बहुत ही डल था उसका फेस, एंड ड्रंकन आइज थी। तो ऑब्वियसली वो तो होनी ही है ना बेटा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब भिखारी है तो खाने को खाना नहीं है, बड़ा बॉडी में नजर आएगा और वो साफ नजर आ रहा था। ओके, सो ही हैड द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, दोनों ही चीक्स पर उसके रेड कलर के स्पॉट्स थे। ही वोर वन हाई एंड वन लो शू। उसने एक जूता लंबा पहना हुआ था, एक जूता छोटा पहना हुआ था, बड़ा ही अटपटे तरीके से, मतलब फटे पुराने कपड़े, जूता एक छोटा एक बड़ा, समझ रहे हो आप? तो मतलब बेगर को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। तुम्हें भी जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेगर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि वो फटे हुए कपड़ों में है, रैग्स में है, ठीक है? बड़ा परेशान है, फेस पे दोनों तरफ मार्क्स है, डल फेस है, दोनों आंखें लाल हो रखी है पीकर। ओके, फेस पे रेड स्पॉट्स हैं, एक जूता छोटा एक जूता बड़ा इसने पहन रखा है। अब देखते हैं सरगी क्या करता है। सरगी ना बेगर को पहचान लेता है और कहता है, ही टोल्ड हिम दैट ही हैड मेट हिम ऑन सदोया स्ट्रीट। बोलता है, तू वही भिखारी है ना जो मैंने को उस दिन उस स्ट्रीट पे मिला था? तो आप समझ रहे हो, ये अलग अलग स्ट्रीट्स पर जाकर अलग अलग कहानी सुनाकर भीख मांगता है। अपने आप को एक उदास, डल, ओ मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे तकलीफ में हूँ, मुझे दे दो कुछ। तो अलग अलग स्ट्रीट्स पे जाकर अब अलग स्ट्रीट पे मिला। और ये काम सरगी एडवोकेट है तो तेज है, उसका काम ही है लोगों को जानना, तो उसने पहचान लिया इसे। देन ही हैड कॉल्ड द पुलिस, देन ही हैड कॉल्ड हिमसेल्फ ए स्टूडेंट। अब क्या होगा, कहानी बदल दी। इसने कहता मैं स्टूडेंट हूँ।
सर जी वार्नड हिम दैट ही वुड सेंड फॉर द पुलिस। बोला तू झूठ बोल रहा है, रोज नई नई कहानी सुना रहा है, तब तू स्टूडेंट बन रहा है, कभी तू कुछ बन रहा है, कभी तो टीचर बन रहा है। नहीं, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। द बेगर एडमिटेड एंड टोल्ड द ट्रूथ। बेगर बोला हाँ सर आप सही कह रहे हो, मैं गलत हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं ही अलग अलग कहानियां सुनाता हूँ भीख मांगने के लिए। तो आप समझ रहे हो, सर जी क्योंकि एक एडवोकेट है, तेज तर्रार दिमाग है उसका, तो उसने सर जी की चोरी पकड़, सर जी ने इस बेगर की चोरी पकड़ ली। एडवोकेट सर जी ने इस बेगर की चोरी पकड़ ली। लश्कॉफ नाम का ये बेगर है, इसका नाम आगे भी आपने को पता चलेगा। तो लश्कॉफ ये जो बेगर है ना, ठीक है, इसका नाम आगे रिवील होता है जाकर। ये जो भिखारी है, ये रोज नई जगह जाता है, नई कहानी सुनाता है और परेशान करता है लोगों को और पैसे मांगता है। तो उस एडवोकेट सर जी ने इसको पकड़ लिया और बोला मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। फिर पुलिस के डर से ये सच मान लेता, पहले तो फिर कहानी बदलने लगता है, बट फिर ये पकड़ा जाता है। तो क्योंकि ये पकड़ा गया, फिर ये मान जाता है कि हाँ मुझसे गलती हुई। अब सर जी कहता है तू अच्छा भला है, मतलब तू खाता पीता है, मतलब तेरी बॉडी ठीक है, तू काम कर सकता है। तो सर जी उसको काम पे लगा देता है। सर जी पुट्स हिम टू वर्क। सर जी इसे अपने घर ले जाता है और इसे काम पर लगा देता है। सो द बेगर आज सर जी फॉर वर्क, क्योंकि बोलता है अब आप ही दे दो काम, मुझे भाई इतनी तकलीफ है। सर जी बोला आजा मेरे घर। आज द बेगर टू चॉप वुड फॉर हिम व्हेन ही आस्क्ड फॉर वर्क। तो जब उसने काम मांगा, जब काम मांगा भिखारी ने सर जी से, तो उसने काम दिया कि तुम ना लकड़ियां काटो, चॉप वुड फॉर हिम। तो काम में क्या दिया कि वुड को चॉप करो, और उसको ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट फिर भी अब क्योंकि काम दे दिया गया, उसे करना पड़ रहा। सो द बेगर अग्रीड टू डू दैट। तो उसने हाँ भर ली अनविलिंगली, उसका मन नहीं था करने का, पर उसने हाँ भर दी। ओके, द बेगर वाज टेकन बाय सर जी सर्वेंट ओल्गा। ये नाम याद रखिएगा, सर जी के घर पे एक सर्वेंट है ओल्गा। अब सर जी ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया इससे तुम काम करवा लो, इससे लकड़ियां कटवा लो। तो ओल्गा इस भिखारी को लेकर चली गई और वहां पर उसने काम दे दिया कि तू भाई लकड़ियां काट। सो द बेगर वाज टेकन बाय द सर्जी सर्वेंट ओल्गा टू द शेड। शेड में ले गए और वहां पे वुड्स दे दी गई, इन्हें काटो। ही हैड टू चॉप वुड्स देयर। वहां पर शेड में उसको क्या कर रहे थे, वुड्स को चॉप करना था। सर जी कुड सी ओल्गा एंड द बेगर इन द शेड। तो सर जी अपने घर में, अपने बालकनी में से, मतलब जैसे खिड़की में से देख रहा है कि वो दोनों शेड में जा रहे हैं, शेड में काम करेंगे अभी। सो इसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है, बट फिर लगता है चलो मैंने इसको काम तो दिया, ये कुछ काम तो करेगा। बट एक्चुअल में होता क्या है वो आगे जाकर पता चलेगा। सो द बेगर रेडी फॉर वर्क। तो ना बेगर ने शुरू किया। ओल्गा गेव द बेगर एन एक्स। उसको कुल्हाड़ी दे दी। एक्स मतलब कुल्हाड़ी ना बेटा, जिससे आप लकड़ियां काटते हो, जिससे आप लकड़ियां काटते हो। सो बट सीइंग द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस शी स्कोल्डेड हिम। ओल्गा ने उसको डांटा कि भाई तेरी शक्ल क्या बना रखी, तूने काम कर लेना, ऐसे धमकाया उसको। द बेगर पुट अ बिलेट ऑफ वुड बिटवीन हिज फीट। तो उसने रखा एक अपने पैरों के बीच में, वो जो बिलेट मतलब एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा, बिलेट मतलब लकड़ी का टुकड़ा, बिटवीन हिज फीट अपने पैरों के नीचे। देन ही स्ट्रक इट फीबली विथ हिज एक्स। तो बहुत ही कमजोरी के साथ उसने कुल्हाड़ी का एक जैब उसने मारा उस पर, ठीक है। द बिलेट फेल डाउन। और जैसे उसने मारा तो उसने ठीक से नहीं मारा, तो गिर गया वो टुकड़ा। मीनवाइल सरजी वेंट अवे। तो सरजी देख रहा था इस सबको करते हुए, तो उसको इस बात का बुरा भी लग रहा था कि इस इंसान को मैंने, मतलब एक भिखारी है, एक करना नहीं चाह रहा, फिर भी मैंने इसको काम दे दिया। बट वो खुश भी था कि एक स्पॉइल्ड ड्रंकर्ड मैन को, एक भिखारी को मैंने काम पे लगा दिया। He had set a drunken and spoiled man at work in the cold. He began to feel sorry for it. तो उसको पहले तो लगा मैंने इसको काम दिया है, बट फिर उसको थोड़ा बुरा भी लगा कि मैंने इतनी ठंड में एक भिखारी को जो बहुत कमजोर है ना, उसको मैंने ठंड में काम करने को दिया है। बट ऑब्वियसली काम से ही तो पैसा मिलेगा, तो उसने ऐसा सोचा, बट फिर उसने कुछ कहा नहीं। ओल्गा को इसने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे क्या काम करवाना, और ओल्गा उससे काम कराती चली गई, ठीक है, चलाती। अब द बेगर इज गिवन वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क। तो सिर्फ चॉपिंग द वुड ही नहीं, और बहुत अलग अलग तरह के काम देने लगे इसे। सरगी फाउंड वर्क फॉर द बेगर। द बेगर वुड कट द वुड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की पहली तारीख को वो वुड कट करता। ही वुड ऑल्सो शोवल स्नो। वहां पर आप देखते हो बेटा, आउट ऑफ इंडिया जो सिटीज होती है जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है ना, तो इकट्ठी हो जाती है, उसको उठा उठा कर साइड करना पड़ता है। तो शोवल द स्नो मतलब स्नो को उठाना, साफ करना। He would beat dust out of the rugs and mattresses। जो बड़े बड़े गद्दे होते हैं, कारपेट्स होते हैं, मैट्रेसेस होती है ना, गद्दे जिन्हें हम कहते हैं, उनमें से मिट्टी झड़काना उसका काम होता था। तो ये सारे काम करता था। He would put the wood shed in order। अच्छे से सब शेड को ठीक करता था। तो सर जी मूव्ड इनटू अनदर हाउस। अब क्या है ना, सर जी ने इस भिखारी को काम दे दिया था, काफी सारे काम करवाए। कैसे कैसे काम करवाए यहाँ पर मेंशन्ड है। अब सर जी को शिफ्ट होना था। He had to move to another house। So he wanted to move into another house। जब वो शिफ्ट हो रहा है तो नौकर को तो वहां लेकर नहीं जा सकता, ठीक है। बट शिफ्टिंग के वक्त भी इस बेगर ने काफी मदद करी। द बेगर पैक्ड एंड कैरिड द फर्नीचर। तो बेगर ने क्या किया, फर्नीचर पैक किया, उसको सारा सामान उठाया, जगह पर पहुंचाया। तो उसने काफी हेल्प की।
ओके अब लश्कॉफ द बेगर, अब ध्यान से तुझे इस भिखारी का करेंगे क्या, अब काम हो गया, शिफ्टिंग हो गई, सब हो गई, तो क्या करेंगे, तो उसको एक अदर एम्प्लॉयमेंट ऑफर करी गई। क्या किया गया, एक और जगह नौकरी। लश्कॉफ द बेगर वाज नाउ ऑफर्ड अदर एम्प्लॉयमेंट। सर जी आस्क्ड हिम टू गो टू हिज फ्रेंड। ऐसा होता है ना जनरली, तुम उसके यहाँ काम कर ले, मेरे दोस्त से जाके बात कर ले, वो तुझे काम दे देगा। तो सर जी ने लश्कॉफ यानी कि बेगर को दोस्त के यहाँ भेज दिया। देयर ही वुड बी गिवन सम कॉपिंग वर्क एज ही कुड राइट। तो उसने कहा कि तू लिख सकता है ना, राइट यू कैन राइट, तो तेरे को कोई टाइपिंग का काम मिल जाएगा वहां पर। तो सर जी वॉज हैप्पी एज ही हैड पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ। तो सर जी काफी खुश था कि मैंने एक टेढ़े आदमी को सही जगह पर सही रास्ते पर ला दिया और दोस्त के यहाँ उसको भेज दिया। ठीक है, और ये अपना शिफ्ट हो गया क्योंकि इसको लिखना आता था, पढ़ना लिखना आता था और आराम से कोई टाइपिंग का काम कर सकता था। अब दोनों अलग अलग जगह चले गए। सर्जेई एंड लश्कॉफ मीट आफ्टर 2 years। 2 साल बाद इनकी मुलाकात हुई, और कहाँ हुई चलिए बता देती हूँ मैं। So 2 years went by. One evening, सरजी was standing at a ticket window of a theater. एक दिन, 2 साल बीत गए, एक दिन सरजी थिएटर के बाहर खड़ा था टिकट विंडो के पास टिकट खरीदने के लिए। He was paying for his seat, वो पैसे दे रहा था अपनी सीट पे बैठने के लिए। He saw a little man beside him। अचानक से उसने देखा उसके साइड में वो छोटा सा आदमी था, और वो छोटा सा आदमी कौन था, जी हाँ, the beggar, the Lashkov। That man wore a curly fur and one sealskin cap। तो उसने ना एक फरी सी, मतलब उसने कोट पहन रखा था, उसके हेयर बड़े करली करली थे, मतलब जो उसका जो जैकेट था ना उसका करली फर था। ठीक है, एंड यहाँ पर जो कैप पहनी हुई थी, सील स्किन कैप उसने पहनी हुई थी, ठंड का टाइम होता है वहां पे। तो सर जी रिकॉग्नाइज्ड हिम, ही आस्क्ड हाउ ही वाज। तो जैसे उसने पहचान लिया सर जी ने लश्कॉफ को, भिखारी को, और पूछा तुम कैसे हो, ही आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। तो 2 साल बाद इनकी मुलाकात एक थिएटर के टिकट विंडो के पास हुई। दोनों ने हाय हेलो की, पूछा सर जी ने कि तुम कैसे हो, और लश्कॉफ ने फिर अपने बारे में, जो भिखारी है उसने अपने बारे में बताया। टोल्ड सर दैट ही वाज अ नोटरी, द नोटरी का काम करता है, नोटरी मतलब बेटा टाइपिंग वगैरह जो करते हैं। ही वॉज पेड 35 rubles ए मंथ, महीने के 35 rubles वो कमाता है। पहले भीख मांग के जो पैसे लेता है, वो अगर महीने की सैलरी ले रहा है तो बड़ी बात है। सर जी वॉज वेरी प्लीज टू हियर हिम, सर जी को बहुत अच्छा लगा जब उसने सुना कि ये बंदा बढ़िया सेटल है, नौकरी कर रहा है, कमा रहा है अपना। ठीक है, लश्कॉफ थैंक सर जी फॉर वॉट ही हैड डन फॉर हिम। लश्कॉफ ने सर जी को थैंक यू बोला जो भी उसने किया उसके लिए। बट एक बहुत बड़ी बात और कही, मेरा जो चेंज होने के पीछे जो कारण है वो सरजी नहीं बल्कि है ओल्गा। ही टोल्ड सरजी दैट इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड हिम ही वुड हैव स्टिल बीन टेलिंग लाइज। तो ये भी बोलने लगा कि सरजी अगर उठा के उसको उस स्ट्रीट पे से अगर उसको घर नहीं ले जाते, काम नहीं देते, तो वो हमेशा झूठ ही बोलता रहता। बट ही थैंक सरजी एंड ऑल्सो ओल्गा द कुक, जो उनकी सर्वेंट थी ओल्गा। ही टोल्ड सरजी दैट ओल्गा हैड एक्चुअली सेव्ड हिम। उसने कहा कि मुझे एक्चुअली जिसने बचाया, अगर मैं सच कहूँ तो सर जी, एडवोकेट सर जी, पता है कौन है, वो है ओल्गा। वो सर्वेंट जो उसके घर पे खाना बनाती थी, जो कुक थी ना, उसने सारा काम किया था वहां पर। लश्कॉफ टेल्स मोर अबाउट ओल्गा। उसको लगता है ओल्गा ने क्यों सर्व किया तुझे, तो देखिएगा। लश्कॉफ टोल्ड सरजी दैट ओल्गा वुड रिब्यूक हिम। ओल्गा ने उसको डांटा, धमकाया, उससे काम करवाने की कोशिश की। देन शी वुड सिट ऑपोजिट टू हिम एंड वीप। जब वो बोलती थी तू काम कर, और ये नहीं करता था, ये अपना थोड़ी बेइज्जती सी कराता था या फील करता था, ना काम ही नहीं करता था, तब ये बैठ के सामने रोने लगती थी। शी वुड सिट ऑपोजिट टू हिम एंड वीप। शी वुड कॉल हिम वेरियस नेम्स। उसको धमकाती थी, पागल है, ये काम ही नहीं कर रहा है, ऐसे डांट डांट के उससे काम कराने की कोशिश करती थी। और जब वो नहीं मानता तो बैठकर रोती थी, और काम सारा भी वो खुद ही करती थी। शी वुड ग्रो सैड ऑल्सो, दुखी तो ऑब्वियसली कोई भी होगा। देन शी वुड चॉप द वुड फॉर हिम। He amazed Sergey by saying that he didn't chop a single stick of wood for him। वो कहने लगा कि मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी, जो भी किया ओल्गा ने किया। ओल्गा मुझे डांट कर, धमका कर मुझसे काम करवाने की कोशिश करती और मैं बिल्कुल नहीं करता, तो बड़ी सैड हो जाती, उदास हो जाती, कभी कभी तो रोने भी लग जाती, बट फिर भी मैं काम नहीं करता। बट उसके इस नेचर ने, उसने मेरा काम किया, इतना किया, जिसके पैसे मैंने लिए, तो फिर मेरा दिल दुखा और फिर मैं बदला। देखिए, ड्यू टू ओल्गा's एक्शंस, उसका जो एक्शंस थे, देन उसकी वजह से देयर केम अ चेंज इन हिज हार्ट। फिर ये लश्कॉफ, ये भिखारी का दिल चेंज हुआ, ये बदल गया। ही वाज सेट राइट बाय ओल्गा एंड ही वोंट फॉरगेट हर। ओल्गा ने मुझे ठीक किया और मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। ही टोल्ड सरजी दैट इट वाज टाइम फॉर द बेल एंड ही डिपार्टेड टू द गैलरी। बोला अब टाइम हो गया है, मुझे जाना है गैलरी की तरफ। तो फिर इस प्रकार से इनकी मुलाकात हुई और फिर ये चला गया, ओल्गा के बारे में सर जी को बता कर गया। तो जो 3 कैरेक्टर्स है, एडवोकेट सर जी, ये भिखारी, लश्कॉफ, और वो जो सर्वेंट जिसने इसको चेंज करने में मदद की, वो है ओल्गा। समझ रहे हो आप?
और एक कैरेक्टर वो भी है जिसके यहाँ इसने भेज दिया था, ऐसे फ्रेंड के यहाँ उसका नाम मेंशन नहीं है, डिटेल्स मेंशन नहीं है, तो यू नीड नॉट वरी, ठीक है। उसका फ्रेंड, एडवोकेट सर जी का फ्रेंड, जिसके यहाँ इसने भेज दिया था लश्कोफ को जब वो घर शिफ्ट कर रहा था, तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। सो आई होप आप इस लेसन के मुद्दे को समझ पाए हो, फील कर पाए हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेसन, क्योंकि कोई भी कभी भी सुधर सकता है। तुमने कितने ही गलत काम क्यों ना किए हो, पर अगर नीयत साफ हो तो तुम जरूर जरूर मौका आने पर, वक्त आने पर बदल सकते हो, सुधर सकते हो। वही हुआ बेगर लश्कोफ के साथ, जिसने इतनी झूठी कहानियां सुनाई थी लोगों को, भीख मांगता था ये, और वो सुधर गया। नहीं तो कहाँ, वो झूठ ही बोलता रहता उन गलियों में। पर एडवोकेट सर जी ने उसकी गलती को पकड़ा, उसको चोरी को पकड़ा, उसको डांटा, उसको समझाया, उसको काम पे लगाया। काम पे लगाने पर भी इसका काम करने का ज्यादा मन नहीं था। बट जो एडवोकेट सर जी की सर्वेंट है ओल्गा, उसने कोशिश की, उसको धमकाया, डांटा, समझाया। जब वो नहीं मानता तो सैड हो जाती थी, वो रोने भी लगती थी। बट एट द एंड उसके एक्शंस देखकर लश्कोफ द बेगर वो चेंज हो गया, और अब वो बेगर नहीं रहा। 2 साल बाद जब एडवोकेट सर जी ने मुलाकात की उससे, तो पता चला कि अरे वो तो अच्छा खासा कमाता है, नोटरी पे काम करता है, 35 रुपीज पर मंथ सैलरी लेता है। सो ही इज हैप्पीली सेटल्ड, उसे अच्छा लगा। और थैंक यू भी कहा लश्कोफ ने एडवोकेट सर जी को कि आप अगर मुझे नहीं बचाते, मुझे वहां से नहीं निकालते, तो मैं गलियों में अभी भी झूठ बोलता रहता। और एक्चुअल में जिसने मुझे सेव किया है एडवोकेट सर जी, वो है आपकी सर्वेंट जो कुक थी ओल्गा, उसकी वजह से मैं बदला। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस लेसन में ये बात आपको समझाने की कोशिश की गई है। सो आई होप द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील एंड द बेगर, इन दोनों लेसन्स में जो कहने की कोशिश की जा रही है, जो इमोशन है, जो भाव है कैरेक्टर्स के अंदर, वो आप समझ पाए हो। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड राइट थिंग्स ऑन योर ओन वर्ड्स। आंसर्स को खुद से लिखोगे तभी अपनी प्रॉब्लम को समझ पाओगे। सो अब हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। और जब भी जिस टॉपिक में मुश्किल हो तो उसको लेकर नेगेटिव मत होइए, घबराइए मत, डरिए मत। उस टॉपिक को खोलिए, उसके साथ वक्त बिताइए, थियरी पढ़िए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन यू विल श्योरली फील कॉन्फिडेंट। तो इसी बात पर अब मैं चलती हूँ। दिस इज पूजा मैम साइनिंग ऑफ। विल सी यू सून विद वन मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर in which all the topics which I am covering will be covered in short, in the simplest way possible, and all the important things will be covered. And examination point of view में बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सिर्फ लेक्चर सुन लेने से बात नहीं बनेगी, सवालों के जवाब करने पड़ेंगे, पता चलना होगा कि कैसे सवाल आएंगे पेपर में। याद रखना इस बात को। सी यू सून, बाय बाय।